हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। आज सो गए थे जम के, तो फिर मैंने कहा लेक्चर बाद में बनाते हैं। तो फरमाइश किसका आया है? फरमाइश आया है रे ऑप्टिक्स का। हालांकि सबका प्रॉब्लम वही है, और तो मैं क्वेश्चन नहीं लूँगा, कंसेप्ट ले लेते हैं अभी। थोड़े नए कंसेप्ट भी ऐड कर लेंगे जो ज़रूरत है। और क्या करते हैं, माइक लगा लेते हैं। तो बच्चों, ऐसा है कि तुम्हारा पढ़ाई तो हो ही रहा है ना, और कुछ हमारे यहाँ पे जानकार बच्चे हैं, बहुत जानकार है, तो जो थोड़ा बेसिक रहेगा उनको लगेगा बोर हो रहा है तो स्किप कर जाना। दूसरा ये है कि पेपर फुल लेंथ स्टार्ट हो गया है, कम से कम 30 अप्रैल तक तो फुल लेंथ रहेगा। देन 1 मई से स्टार्ट करते हैं नया टेस्ट सीरीज। प्रोबेबल कंफर्म तो नहीं है ना, मुझे पता है, किसको भी कंफर्म नहीं है कि भाई पेपर कब से है या कब है पेपर। तो प्रोबेबल मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 जून को हो सकता है। तो 10 जून को अगर है तो हम लोग 5 जून तक का टेस्ट सीरीज बना लेते हैं। उसमें मैक्सिमम फुल लेंथ और थोड़े जो जैसे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का लगता है वीक है, और रे ऑप्टिक्स है, या हम थर्मो की बात करें, थर्मो में लगभग आपका तो कमांड आ गया है लगभग, जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है जिनका ठीक ठाक है। तो ऐसे जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो के भी, तो उनके पहले अपन टेस्ट ले लेंगे, या कंसंट्रेटेड एक दो चैप्टर के टेस्ट ले लेंगे, बाद में फिर फुल लेंथ या हाफ पोर्शन ऐसे करते करते 5 जून तक देखते हैं। 5 जून तक या 30 मई के पहले ही आपको क्लियर हो जाएगी डेट की किस डेट को है। तो अगर 10 जून के आगे बढ़ता है तो हम फिर उसके आगे फुल लेंथ ही खेलते चले जाएंगे, समझ गया? और अगर नहीं बढ़ता है तो 5 जून तक तो हमारा प्लान रेडी ही है, ठीक है? तो चलो भी बकवास नहीं करते, पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन रे ऑप्टिक्स है ना, रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है? रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। तो आज ऐसे टेंशन नहीं लेना है, पोल रिफ्लेक्शन 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी लगेगा, पोल रिफ्लेक्शन में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रे की एंड बीम की, ठीक है? ये बकवास नहीं समझना है, ये जरूरी है। बाकी जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं या सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसके हमको रूल लगते हैं, ठीक है? तो रे क्या है, बीम क्या है? तो जैसे रे की बात करूं, वेरी थिन बीम ऑफ लाइट इज रे, ठीक है? बंडल ऑफ सेवरल रेज इज बीम। बोले सर वही बीम इज रे एंड रे इज बीम, ऐसा नहीं है, ठीक है? एक्चुअल में ये जो है ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रे प्रैक्टिकली कोई नाम नहीं है, ये हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। हम लोग कंसेप्ट को समझने के लिए रे वर्ड का यूज करते हैं। रे ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है, ये थियोरेटिकल वर्ड है, ठीक है? तो थियोरेटिकल वर्ड है, तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक टॉर्च ले लीजिए, ठीक है? तो हमने एक टॉर्च लिया हुआ है, ठीक है, ऐसा, और यहाँ पर एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। तो यहाँ से ऐसे लाइट रेज निकलेगा। तो ये लाइट रेज का जो बंडल है, तो ये कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये सर लाइट बीम है, ठीक है? और बहुत थिन कर दे इसको, बहुत कम करते जाए, इसका अपर्चर कम करते जाए, तो आपको एक थिन लाइट बीम मिलेगा। वही क्या हम लोग कंसीडर करते हैं, रे कंसीडर करते हैं, समझे? ठीक है? तो लाइट बीम, बीम एंड रे की बात हम लोग कर रहे थे। हमको बीम भी क्लियर है, रे भी क्लियर है, लेकिन ये डेफिनेशन में एक दूसरे को अपन ने यूज कर लिया है कि रे में बीम है, बीम में रे हो गई है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। जैसे टॉर्च ऑन किया है तो आपको बहुत सारे नंबर ऑफ रेज एक साथ मिलके आपको दे रही है ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन में।
तो सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं कि ये रेक्टिलिनियरली प्रोपेगेट हो रही है। तो ये क्या है, बीम है। अगर इसके अपर्चर कम से कम करते चले जाए तो आपको एक बहुत थिन बीम मिलेगी, जिसको मैं क्या बोलूंगा, रे बोलूंगा। समझे? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग बात करते हैं रे में, थोड़ी सी और क्लियर कर देते हैं। जैसे डाइवर्जिंग रेज है, ठीक है, डाइवर्जिंग रेज। मान लीजिए कोई पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में बल्ब, ट्यूबलाइट या ऐसा सन यही लोग लाइट रे जनरेट करते हैं। हर एक पार्टिकल जो आपको दिख रहा है उससे लाइट रेज निकल रही है। तो ये आपका मान लीजिए कोई पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट रेज निकल रही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये डाइवर्जिंग लाइट रेज है, ठीक है। और यहाँ पर आपका इसको बोल सकते हैं कि सर ये ऑब्जेक्ट है और ये रियल ऑब्जेक्ट, ठीक। चीज और क्लियर करते हैं आपको। आइए हम बात करते हैं कन्वर्जिंग लाइट रेज। मान लीजिए लाइट रेज कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है, कहीं पर मिलती है। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, नहीं भी है, फिलहाल हम लोग सिखा रहे हैं कि ये कन्वर्जिंग लाइट रे है। मैं इसको नहीं मानता हूँ कि भाई ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, तो कन्वर्जिंग लाइट रे है। तो ये क्या है आपके पास, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, बट हम लोग देखेंगे क्या क्या कहानी है आगे, ठीक। तो कन्वर्जिंग लाइट रे एंड डाइवर्जिंग लाइट रेज में आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, रे के टर्म में, लाइट रे के टर्म में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए ऑब्जेक्ट, it is intersection point of incident rays, ठीक है, ओके। अब इमेज की बात करें तो इमेज क्या होता है, it is intersection point of reflected rays, ठीक है। आइए अब क्लियर होता है। मान लीजिए बच्चों ये मिरर है, मान लीजिए, और ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रे गया ऐसे ऐसे, और ये नॉर्मल है तो ये इसे रिफ्लेक्ट हो गया होगा, ये नॉर्मल है तो इसे रिफ्लेक्ट हो गया होगा, और फिर आपको यहाँ पर कहीं इमेज मिलेगा। तो रिफ्लेक्टेड रेज अगर सच में मिल रही है तो आपको जो इमेज मिलेगा वो रियल मिलेगा। अगर रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हुई दिख रही है, फील हो रही है, तो हमको इसको क्या बोलेंगे कि सर ये वर्चुअल इमेज है और ये रियल ऑब्जेक्ट था, ठीक। डाइवर्जिंग रेज है और आपके पास ये, मैं ये समझा दिया था कि मुझे रिफ्लेक्शन पहले पढ़ाना चाहिए, बट आपको पता है, भाई आपको क्लियर है, आपके पास वर्चुअल इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब आइए एक चीज और क्लियर कर देते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मिरर है और ये कुछ ऐसी रेज कन्वर्जिंग आ रही है, ठीक है, ऐसा बना रहा हूं, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा। तो ये रेज ऐसे, बट हमको ये यहां पर मिलता हुआ फील हो रहा है, बट मिल नहीं रहा है। तो ये क्या हुआ, ये तो इमेज आपको क्लियर हो गया, ये ऐसे आगे रिफ्लेक्ट हुआ है, कन्वर्जिंग रेज था तो यहाँ पे इमेज हो गया। तो फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि ये जो कन्वर्जिंग रेज है, कन्वर्जिंग रेज है, ये इंसिडेंट रेज है। इंसिडेंट रेज जहाँ पे मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलती हुई
फील होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो जब एक्चुअल में रेज मिल रही होगी इंसिडेंट तो वो ऑब्जेक्ट होगा, बट वो अगर इंसिडेंट रेज मिलता हुआ फील हो रहा होगा तो भी ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कि वर्चुअल है। ठीक, तो ये हो गया आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। चलिए एक चीज आपको क्लियर करते हैं, कन्वर्जिंग रेज आया है तो कन्वर्जिंग रेज कन्वर्ज कहां पे हो रहा है, अगर ये नहीं होता ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो कन्वर्ज कहां पे होता है, यहां पे, तो ये ऑब्जेक्ट होता, लेकिन ये क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, तो ये रेज रिफ्लेक्ट होके इमेज बनाई है, लेकिन ये जो इंसिडेंट हो रही थी तो जहां मिलना था उसको वहीं पर मिलती, अगर ये नहीं होता बट मिलता हुआ फील हो रहा है कि वहां से रेज आ रही है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। समझे? इसका कांसेप्ट कहां यूज होता है मैं आपको दिखाता हूं कि सर हमारे पास मान लीजिए ये एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर हमने क्या किया है, एक ऐसा कनकेव मिरर लिया हुआ है और यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर लिया हुआ है। मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये जाके यहाँ से ऐसा, और फिर ये मान लीजिए रिफ्लेक्ट हुआ होगा, तो रिफ्लेक्ट होके जाके इमेज बना दिया आई पर, तो रिफ्लेक्ट होते हुए सिर्फ सीधा जाएगा तो यहाँ पे पहुँच गया, और यहाँ पे पहुँचा तो ये क्या है आपके पास, नॉर्मल है। जब ये नॉर्मल है तो आपको ये कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होता हुआ जब दिखेगा तो रेज आपको कहाँ से आती हुई फील हो रही है, यहाँ से, तो आपके पास क्या बना इमेज, यहाँ पे बना, और यही क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट है, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नहीं यहाँ समझ क्या है कहानी बच्चों, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट से रेज गई, इस मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो इमेज आपके पास यहाँ पे मिला है, और यही इमेज इस मिरर के लिए क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझे? तो इस हिसाब से हम लोग, आई होप आपको क्लियर है, क्वेश्चन कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जहां इंसिडेंट रेज मिलता हुआ फील होगा, प्रतीत होगा, लगेगा कि वहां से रेज आ रही है, लेकिन एक्चुअल में रेज रिफ्लेक्ट हुई है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो रेज है तो ये कहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, यहाँ से, लेकिन इसको अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो कहां से फील हो रहा है कि यहाँ से आ रही, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ठीक, आइए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखे टाइप्स ऑफ रेज। पहला है आपके पास पैरेक्सियल रेज एंड दूसरा है आपके पास मार्जिनल रेज। ठीक है, पहला है पैरेक्सियल एंड दूसरा है मार्जिनल। ठीक है, the rays which are very close to principal axis। मान लीजिए लेंस ले लेते हैं ना, ठीक है, ये लेंस है, यहाँ से रेज आ रही है और ये फोकल पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये पैरेक्सियल रेज है। और जो कंसेप्ट अभी तक हमारे पास मिरर में है या फिर लेंस में है, स्फेरिकल मिरर में है, तो ये कहानी बनती है कि सर अगर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगा, वो रिफ्लेक्ट होगा कहाँ से, रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है, या फिर हमारे पास मिरर फार्मूला है या लेंस फार्मूला है, ये सारे वैलिड हैं किसके लिए, पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड है। ठीक है, तो पैरेक्सियल रेज क्या होती है, जो रे आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई ऐसी भी रेज आई है तो ये एंगल बहुत क्या हो, बहुत कम हो, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो भी इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेक्सियल रेज बोलेंगे। ठीक है, अब मार्जिनल रेज क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये लेंस है और ये लेंस से ये रेज जा रही है और फिर ये यहाँ से कहीं से रिफ्लेक्ट होके गई हुई होगी,
प्रिंसिपल एक्सिस और रे के बीच में एक काउंटेबल डिस्टेंस है, इसको h मान लेते हैं, तो फिर ये क्या है आपके पास, ये मार्जिनल रेज है। तो जितना भी हमारे सिलेबस में अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सारे कंसीडरेशन, सारे फॉर्मूले हम लोग पैरेक्सियल रेज को लेकर कंसीडर करेंगे और उसी को लेकर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, हालांकि सबको पता है, थोड़ी सी अपन डिस्कस कर देते हैं, आगे बढ़ेंगे। ये मान लीजिए आपके पास प्लेन मिरर है, इसके सामने x डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसके जस्ट पीछे x डिस्टेंस पर ही आपको इमेज मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास ये जो मान लीजिए x है, इसको कुछ और मान लो तो अच्छा लगेगा, y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो ये कहानी ऐसी हो गई है आपके पास। अब हम लोग थोड़ी सी और चीजें क्लियर करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास इमेज डायरेक्ट वर्चुअल इमेज होता है, जैसे हम लोग बात करें कि ये एक रे है ऐसा गई है और दूसरी रे ऐसे गई है और एक तीसरा ऐसे रे गया है, ये आपका क्या है बेटा, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्ट होके ऐसा जाएगा और ये नॉर्मल है यहाँ से, तो रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर कि हालांकि इसके पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाना चाहिए था, बट मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपके पास, ये रे रिफ्लेक्ट हुई है, तो अब ये क्या हुआ है, ये जो रेज है ये डाइवर्ज हो रही है। ये क्या हुई हो रही है, रेज डाइवर्ज हो रही है। पहले कहाँ से आई थी, एक ऑब्जेक्ट से आई थी, डाइवर्जिंग रेज आई थी, मिरर पे पड़ने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद भी ये डाइवर्जिंग है। तो प्लेन मिरर डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ लाइट रे। अगर डाइवर्जिंग लाइट रे प्लेन मिरर पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद भी उसका नेचर डाइवर्जिंग ही रहेगा। अगर कन्वर्जिंग रेज मिरर प्लेन मिरर पे पड़ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी उसका नेचर कैसा रहेगा, कन्वर्जिंग ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से इमेज बन गया है। ठीक है, अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन उतना ही रहेगा जितना ये है। यहाँ पर कुछ चीजें हम बात करें, जैसे आपका बात करते हैं कि लोकेशन, ठीक है, लोकेशन ऑफ इमेज की बात कर देगा यहाँ पे। ठीक है, अब साइज ऑफ इमेज की बात कर देगा यहाँ पे। ठीक है, ओरिएंटेशन की बात कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास जो लोकेशन है वो कितना है, x बराबर y। जितना ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रहेगा उतना ही पीछे आपको इमेज मिलेगी मिरर के पीछे। ठीक है, हम बात साइज की करेंगे तो साइज क्या होगा, इक्वल साइज होगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा आपके पास इमेज रहेगा। ओरिएंटेशन की बात करें तो ये कैसा रहेगा, आपका इरेक्ट रहेगा। तो कैसा रहेगा बेटा, इरेक्ट रहेगा। जैसे हम ऐसे देखते हैं मिरर में तो हमारा सर सामने ऊपर ही दिखता है, सर नीचे पैर ऊपर नहीं दिखता है मिरर में। ठीक है, तो प्लेन मिरर की ये कहानी है। ठीक, आइए थोड़ा और बात करते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे रहते हैं बहुत ज्ञानी बच्चे अपनी क्लास में, रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हम लोग बात करें कि एक मान लीजिए ऐसा कोई प्लेन सरफेस है, यहाँ से रेज आई है, ये नॉर्मल है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये आपके पास नॉर्मल है, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, तो एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर के बराबर होगा। और आपके पास इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज एक ही प्लेन पे होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये आई आर ये वेक्टर है, डॉट यूनिट वेक्टर एन बराबर रिफ्लेक्टेड रेज का वेक्टर और डॉट यूनिट वेक्टर एन, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पे रहते हैं। तो ये दो लॉ हो गए रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक, हम लोग बात करेंगे, इमेज बनाया है उससे हमने प्लेन मिरर से, तो प्लेन मिरर पे आते हैं। तो प्लेन मिरर में क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्लेन मिरर में यहाँ पर मान लीजिए एक काम करो, हेडिंग लिखते हैं। ठीक है, रोटेशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ठीक है, तो मिरर को रोटेट करें
ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करें तो इमेज में क्या फर्क आएगा या कैसा रोटेट होगा वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये प्लेन मिरर है। ठीक है, तो प्लेन मिरर में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है x डिस्टेंस पे, तो x डिस्टेंस पे ही आपको इमेज बनेगी। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि ये रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऐसा जा रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा तो इमेज भी मिरर के पास आएगा। अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा होगा तो हर एक पॉइंट ये इधर भी ऐसे आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एट अ टाइम एंगल कितना एंगल घूम गया थीटा, तो एट अ टाइम उतना ही एंगल ये भी घूम जाएगा थीटा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। तो अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑब्जेक्ट से घूम रहा है, ये ओमेगा इमेज से घूमेगा, तो ओमेगा ऑब्जेक्ट बराबर ओमेगा इमेज, मतलब जितना एंगुलर वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से कौन रोटेट होगा, इमेज भी रोटेट होने वाला है, बट डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी। तो ये अगर मान लीजिए आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। या फिर आप एक सिलेंडर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, यहाँ पे सिलेंडर को हमने ऐसे रोटेट कराया हुआ है इसके एक्सिस के अबाउट, तो फिर यहाँ पे सिलेंडर अगर है तो जो उसका इमेज बना है सिलेंडर का वो ये है, तो फिर ये कैसे घूमेगा, फिर ये ऐसे घूमेगा। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये भी क्या होगा, ओमेगा से घूमेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आई होप 3-4 पॉइंट पढ़ा दिए, पॉइंट लिखते जाएंगे तो आपको रिवीजन करने में ज्यादा आसानी होगी। शायद 3-4 पॉइंट पढ़ा है, 5वां पॉइंट लिखते। ठीक, मिटाता हूं। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपके पास मिरर है, तो मिरर ऐसा है आपके पास इस तरह से ऐसा, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपके पास इमेज है। ये x डिस्टेंस पे, ये भी कैसा डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे ही है। ठीक है, अब हमने मिरर को रोटेट कर दिया। ठीक है, कितना एंगल रोटेट किया, थीटा। कितना एंगल रोटेट किया, थीटा। ये ओमेगा से मान लीजिए घूम रहा है। ठीक है, तो जब इसको रोटेट करेंगे तो आपका इमेज भी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये भी क्या रहेगा, x ही रहेगा, आपका इमेज यहाँ पे आ गया, तो इमेज कितना घूमा, ऐसा। ठीक, अब हम बात करते हैं, जैसे ये आपका ऐसा बन रहा है इमेज, तो ये अगर डिस्टेंस y है तो ये वाली भी डिस्टेंस क्या रहेगी, थोड़ा सा इधर बनना चाहिए था, और ये डिस्टेंस को मिला, ये मिला है, तो सर ये अपना मिरर है अभी नया पोजीशन वाला, तो अगर ये y डिस्टेंस है तो ये वाली भी डिस्टेंस कितनी रहेगी, y रहेगी। अगर ये थीटा घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रेज कितना घूमेगी, 2 थीटा, और इमेज किसके इंटरसेक्शन से बनता है, रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से बनता है। तो अगर मिरर थीटा एंगल घूमेगा तो ऑब्जेक्ट कितना इमेज कितना जो घूमेगा, 2 थीटा घूम जाएगा। तो ये इमेज घूम गया आपका कितना, 2 थीटा घूम जाएगा। तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा होगा तो ये कितने से घूमेगा, 2 ओमेगा से घूमेगा। तो डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। तो इमेज इज रोटेटेड by 2 theta in the direction of mirror। ठीक है, and omega image बराबर 2 times of omega mirror। समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाता हूँ, मिटा दो। आइए अब हम लोग 4 एक पॉइंट पढ़े हैं, 5वां पॉइंट। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन इन प्लेन मिरर। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन इन प्लेन मिरर, तो कैसा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, राइट हैंड ले ले आगे। ठीक है, राइट हैंड देगा आपके पास है ना, राइट हैंड। ये आप अच्छा बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो चलेगा तो। ठीक है, ये ये छोटी उंगली है। ठीक है, ये बन गया हाथ। ठीक, तो ये आपका थंब है, ये मिडिल फिंगर है। ठीक, इसका जो इमेज बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो हंस लो बेटा तुम,
बाकी क्लास में भी यही होता था। टाइम बहुत अच्छा है यार। ठीक है, तो ये भी आपका बन गया। तो अगर ये नेल आए तो यहाँ पे नेल आएगा, ये मिडिल फिंगर यहाँ पे दिखेगी। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस क्या रहेगा, x रहेगा। ठीक है, और ये अगर डिस्टेंस x डैश है तो इधर भी क्या रहेगा, x डैश। तो क्या हो गया, लेटरल इन्वर्जन हुआ है। तो आपका जो राइट हैंड का जो इमेज बना है वो लेफ्ट हैंड जैसे बना है। ठीक है, तो ये आपका ऐसा, या फिर ऐसा बोलते हैं ना, ये जो नाक में पहनते हैं ना आप लोग, ये तो अगर मिरर में देखेंगे किधर देखेगा, इधर देखेगा, तो ये क्या है, लेटरल आपका इन्वर्जन हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये अगर B है तो इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और कुछ सिमेट्रिकल है तो उनका जैसे x है तो x का वैसे ही बनेगा, जो कि ये सिमेट्रिकल है चारों तरफ से। ठीक है, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है, घड़ी में टाइम देखने के लिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे ये आपके पास निडल है, ये ऐसा है और ये ऐसे चल रही होगी, ये 12 है, ये आपका मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है, ये सेकंड हैंड है। तो बोल रहे हैं कि 6:38 पर अगर हम इसको देखें तो मिरर में देखें तो कितना बज रहा होगा। तो क्या करो, 11:59 में से इसको हटा दो, क्योंकि क्या होगा कि आपके पास हालांकि जो सर्कल है तो सिमेट्रिकल ही है, बस अगर हम पूरा घूमते हैं तो कितना घूमते हैं, हम 12 घूमते हैं, 12.00, तो 11:59 लिया। ठीक है, ऐसे 32 है, 38 निकाला तो 11:59, उसमें से इसको घटा देना है। तो अगर मान लीजिए आप ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, तो अगर आप इस पार हैं 12 6 के 3, आपके तीनों कांटे बोल रहा हूँ सर, तीनों नीडल आपके पास किधर है, 3 पे है। तो अगर आप मिरर इमेज देखेंगे तो कहाँ पे दिखेगा, 9 पे दिखेगा। तो अब ऐसे हम पार्टीशन अगर करें कि एक पार्ट 3 की तरफ हो गया, दूसरा पार्ट क्या 9 की तरफ हो गया, तो 9 की तरफ वाले लोग इधर दिखेंगे और 3 की तरफ वाले लोग 9 की तरफ दिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो भी ये आपके पास निडल का ओरिएंटेशन है उस, और जो भी वो टाइम दिखा रहे हैं उस टाइम को अगर हम मिरर में देखेंगे तो 12 में से उतना घटा दीजिए, तो 12 मतलब 11:59 ले लीजिए ताकि घटाने में आसानी रहे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6:38 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 5 11, 521। तो 521 बचेगा मिरर इमेज में। तो जब ये क्वेश्चन आएगा, हालांकि भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, सीईटी में आते थे, बट आएगा तो हम लोग यहाँ पे यूज करके इसको निकाल लेंगे। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इसका लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, जैसे ये। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू में देखिए नेक्स्ट 6 पॉइंट ले लेते हैं। फील्ड ऑफ व्यू, मान लीजिए आपके पास ऐसा एक प्लेन मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, तो ये रे गई है यहाँ से और ये नॉर्मल है, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। थोड़ा एंगल ज्यादा दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या है यहाँ पर, तो ये आपका ये है नॉर्मल, तो ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे एक्सटेंड करें तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। हाँ, ये आपका इमेज मिला। ठीक है, थोड़ा सा सिमेट्रिकल बनना जरूरी है। यस, एक रिफ्लेक्शन यहाँ से हुआ, रिफ्लेक्शन यहाँ से हुआ। ठीक है, तो हम लोग जब फील्ड ऑफ व्यू की बात करते हैं तो फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू की बात करते हैं तो मिरर के दोनों टर्मिनल, ये दोनों आपके पास टर्मिनल है, इसको ऐसे मिला लीजिए तो ये आपका क्या रहेगा, ये फील्ड ऑफ व्यू होगा। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है ऐसी जगह जहां पर आंख रख के देखें तो जो इसका इमेज है वो यहाँ दिखना चाहिए।
तो ये किसका फील्ड ऑफ व्यू है? ये फील्ड ऑफ व्यू किसका है? इमेज का। किसका है? इमेज का फील्ड ऑफ व्यू है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे सेट बना देता हूँ। तो ये जो है, ये जो एरिया है, ये क्या है? फील्ड ऑफ व्यू है। तो अगर आप यहाँ पर ऐसे आंख लगा के अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा। तो दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द इमेज आई। अब अगर कोई बंदा यहाँ पे आंख रख लेता है, ठीक है, ये यहाँ पे आंख रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, और ये देख रहे हैं, तो अब ये इसको ये कहाँ दिखेगा? तो क्या करो, यहाँ से रेज निकालो और ये दोनों टर्मिनल पे रख लो। तो ये दोनों टर्मिनल पे हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। तो जब हम इसने रख दिया तो हमको ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये ऐसा। फिर से मैं सेट कर रहा हूँ, जरा क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि सर ये जो एरिया है, इस एरिया में ये इमेज नहीं आ रही है। एक मिनट यार, थोड़ा सा अलग अलग दिखना चाहिए। ये जो है, ये है फील्ड ऑफ व्यू का इसका, ठीक है, और ये आपका इमेज था। तो ये जो एरिया है उसमें ये नहीं दिख रहा है और ये आपकी रेस थी ऐसा, ठीक है। तो ये जो एरिया है उसमें इमेज नहीं दिख रहा, तो ये फील्ड ऑफ व्यू में वो इमेज दिखेंगे जो इमेज इसके सामने यहाँ कहीं रखे हों। तो इसके इमेज इधर बनेंगे तो ये देख पाएगा। तो दिस फील्ड ऑफ व्यू इज फॉर दिस आई। तो इट इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द आई एंड इट इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। मुझे नहीं लगता आपको समझ आया हो। फील्ड ऑफ व्यू क्या है? एक ऐसी जगह है जहां से एक ऐसा एरिया, पर्टिकुलर एरिया है जहां पे आंख लगाने पे आपको ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा, वो फील्ड ऑफ व्यू है। फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका क्या है कि जो आपका मिरर है, मिरर के दोनों टर्मिनल्स को पकड़ के खींच लीजिए, तो जो ऐसे एरिया कोनिकल बनेगा, हालांकि कोनिकल नहीं है, वो 2D में है, तो ऐसा जो आपको ट्रायंगुलर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फील्ड ऑफ व्यू बोलेंगे। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका फील्ड ऑफ व्यू कैसा ऐसा क्या है? तो यहाँ पे आप इधर कहीं पे भी रहेंगे तो आपको ये दिखेगा। लेकिन अगर आप इस फील्ड ऑफ व्यू के मतलब बाहर कहीं आंख रख के देखेंगे तो ये आपको नहीं दिखेगा। हालांकि मैंने बहुत सटा के रखा हुआ है, तो देखो इमेज थोड़ा सा बचा नहीं दिख जाता, थोड़ा सा ऊपर जाए ये दिखने लग जाएगा, ठीक। तो ये जो फील्ड ऑफ व्यू है ये इस आई का है, लेकिन इसमें ये वाली इमेज नहीं दिख रही है। इस आई को वो इमेज दिखेगी जो ऑब्जेक्ट इस मिरर के पास रखे हुए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फील्ड ऑफ व्यू बना पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। आइए, हाइट ऑफ मिरर। हाइट ऑफ मिरर फील्ड ऑफ व्यू से ही सॉल्व किया था। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि कोई आदमी है जिसका हाइट अच्छा है, तो उसको कितने हाइट का मिरर देना चाहिए तो वो आपको अपनी पूरी इमेज देख पाए। तो उसका हाइट का जो मिरर का जो हाइट होना चाहिए उसके हाइट का आधा होना चाहिए। तो वो कैसे सॉल्व होता है? फील्ड ऑफ व्यू से होता है। बट जो आपका मिरर का जो पोजीशन होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए? ये टॉप एंड आई के मिड पॉइंट पे उसका टॉप होना चाहिए मिरर का, एंड बॉटम आई के मिड पॉइंट पे क्या होना चाहिए? बॉटम होना चाहिए मिरर का। खैर वो ठीक है, पर हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे ये आदमी है, ठीक है। अब इसकी आंख यहाँ पे है और ये इसके बाद, ठीक है। तो इसका इमेज जो बनेगा, ये मान लीजिए x डिस्टेंस पे है बेटा, तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा इसकी आंख को देखें यहाँ पे, तो ये भी उसका आंख उतनी बड़ी बनेगी और यहाँ पर उसका इमेज बन जाएगा। और कहाँ पे बनेगा? x डिस्टेंस पर ही बनेगा, इसके बाल ऐसे। अब हम बात करेंगे कि हाइट कितना होना चाहिए मिरर का। तो ये जो बंदा है अपना इमेज पूरा तभी देख पाएगा जब इसकी आंख इसके जूते को, इसके शूज को और इसके बाल को पूरा देख पाए। तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होना चाहिए इसके बालों से लेके इसके शूज तक, इसके हेयर से लेके इसके शूज तक होने चाहिए। तो हम इसको बना देते हैं कि सर इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है तो ये ऐसा और ये कुछ ये ऐसा, यहाँ सूज मान लीजिए, ठीक है, ये सूज। तो ये क्या हो गया? दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू। तो ये वाले फील्ड ऑफ व्यू, तो आप नीचे से मिरर काट भी देंगे, हटा देंगे तो भी आपका फुल इमेज दिखेगा। अब आई होप आपको थोड़ा
क्लियर हो गया। मान लीजिए हाइट इसकी कितनी h है, तो ये भी हाइट h है, तो ये मान लीजिए कितना h डैश है। तो हम अगर ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल लगाएं इसमें, तो ये क्या होगा, ये जो साइड है कितनी 2x है, तो ये अगर हम बड़ा वाला, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बड़ा वाला और ये दूसरा ये वाला, तो हम h अपान 2x बराबर h डैश अपान x लिख सकते हैं। h अपान 2x बराबर h डैश अपान x लिख सकते हैं। तो h ने x को मार दिया, तो h डैश बराबर कितना हो जाएगा, h/2। तो कहाँ से सॉल्व हुआ, फील्ड ऑफ व्यू से सॉल्व हुआ है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं, आपको क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, जेई में ही आया हुआ है क्वेश्चन कि एक आदमी है जो एक L लेंथ और H हाइट के कमरे में उसके मिड पॉइंट पे खड़ा हुआ है, तो उसके पीछे की दीवार को पूरा देखने के लिए सामने की दीवार पे कितनी हाइट का मिरर रखना चाहिए, है ना। तो ये मान लीजिए बेटा आपके पास एक रूम है जिसका लेंथ कितना है, L है, हाइट H है, और इसके मिड पॉइंट पे L/2 पर एक आदमी है ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर इसने मिरर रख दिया, तो मिरर रखेगा तो इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो अब क्या करो, फील्ड ऑफ व्यू निकाल लो, मतलब आपके पास ये जो है ये वाला कोना दिखना चाहिए, तो ये वाले कोने तक इसका फील्ड ऑफ व्यू खत्म होना चाहिए, और ये वाले कोने तक इसका फील्ड ऑफ व्यू खत्म होना चाहिए। मतलब आपके पास जो मिरर की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, इतनी h डैश, और ये कितना है h, और ये कितना है x, दैट इज l है। फिर आपसे वही ट्रायंगल का रूल लगा लीजिए, तो ये h है और ये कितना है h डैश, तो h पूरे बड़ा वाला ट्रायंगल कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो ये लेंथ कितनी है 3l/2 है, और ये लेंथ कितनी है l/2। तो हम लिख सकते हैं सर h अपान 3l/2 बराबर h डैश अपान l/2। इसने इसको मारा, l ने l को मारा, तो h/3 बराबर h डैश। तो जो इसका मिरर का जो लेंथ होगा 1/3 ऑफ हाइट ऑफ वॉल होगा, समझे। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ से हुआ है, फील्ड ऑफ व्यू से हुआ है। तो फील्ड ऑफ व्यू कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन, या फिर हो गया ना, प्लेन मिरर हो गया, देखिए रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में सबको पता है लगभग। ये मान लीजिए आपके पास ये मिरर है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसमें क्या रहता है कि अगर ये रेज यहाँ से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे जाएगा, फोकल पॉइंट से होके जाएगा, ठीक है। ये कहानी हो गई। दूसरी कहानी ये होती है सर कि अगर ये पोल पे इंसिडेंट होगा, तो पोल पे अगर इंसिडेंट होगी तो ये प्लेट मिरर की तरह बिहेव करेगी, तो थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ तो थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अगर कनकेव की हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये मान लीजिए आपके पास एक मिरर है, अगर इस पर जो लाइट है वो परपेंडिकुलरली ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो ये इस तरह से एक ये हो गया। नेक्स्ट कहानी ये है कि सर अगर मान लीजिए f है तो फोकल पॉइंट से अगर रेज ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी और इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो आपके पास एक कहानी ये थी, दूसरी कहानी ये वाली है, ठीक है। तो जो रूल है, लॉ है, ये चार रूल हैं कि इस तरह से हमको रिफ्लेक्शन कराना है। अगर पोल पे आएगी तो रिफ्लेक्शन होगा प्लेन मिरर की तरफ, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो फोकल पॉइंट से जाएगी, फोकल पॉइंट पे रहेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आएगी तो परपेंडिकुलरली सरफेस पे पड़ेगी तो क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग चीजों को समझेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कन्वेक्स मिरर पे देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ है, ये कन्वेक्स मिरर है। तो अगर यहाँ से ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएगी तो ये आपका मान लीजिए नॉर्मल है, तो फिर रेज कैसे हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होगी तो फिर यहाँ कहीं ऐसे फोकल पॉइंट पे मिलता हुआ फील होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर ये ऐसे पोल पे आके पड़ेगी तो इंसिडेंट जितने एंगल पे होगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तीसरी कहानी कैसी है सर, कि तीसरी कहानी ऐसी है, ये मान लीजिए आपके पास कन्वेक्स मिरर है,
अगर ये रे ऐसे परपेंडिकुलर आके पड़ती है तो ऐसे यहाँ से सी से ओरिजिनेट होती हुई फील होगी और ये ऐसे वापस चली जाएगी। ठीक है, अगर ये फोकल पॉइंट से आता हुआ दिखता है कि भाई ऐसे ये फोकल पॉइंट से आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो जैसे ये आपके पास ये रेज आ रही है ऐसे फोकल पॉइंट पे आई है। ठीक है, तो फोकल पॉइंट पे अगर आई है तो ये आपके पास क्या है, ये नॉर्मल है। तो अगर ये नॉर्मल है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो समझ आएगा, फिर से क्लियर कर देते हैं। आइए, ये रे है जो कैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि फोकल पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो ऐसे अगर रेज आई है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, जो कि आपका ये नॉर्मल है। तो ये बकवास कहानी है, लेकिन इसको जानना जरूरी था। तो क्या है, 2-3 पॉइंट याद रखना है कि पैरेलल आएगी तो फोकल पॉइंट से हो जाएगी, फोकल पॉइंट से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। अगर पोल पे इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर की तरह होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर आएगी तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो कनकेव मिरर आपके पास ऐसा है और इसमें आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है। तो ये मान लीजिए आपका पैरेक्सियल रेज है, तो ये कहाँ पे गया ऐसा। तो ये जो लॉ है कि पैरेक्सियल रेज है, तो पैरेक्सियल रेज क्या हो गया आपके पास, पैरेक्सियल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास रहेगा, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, फोकल पॉइंट से जाएगा। ये रूल किसके लिए ओबे करता है, किसके लिए वैलिड है, केवल पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड है। तो पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड है तो मार्जिनल रेज के लिए क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फॉर मार्जिनल, ये 8 नंबर नोट कर। ठीक है, मार्जिनल रेज। तो फोकल लेंथ फॉर मार्जिनल रेज क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कनकेव मिरर है और यहाँ से रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए कितनी हाइट पे है, h हाइट पे। ठीक है, या का सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल पॉइंट है, या फिर फोकल पॉइंट हमको नहीं पता है। ठीक, तो जैसे ये क्या है, ये नॉर्मल है आपका, तो नॉर्मल कितना एंगल पे, थीटा। तो रिफ्लेक्शन के बाद भी कहाँ पे जा रही है, थीटा एंगल पे जा रही है ऐसा। थीटा एंगल पे गया तो हम जिस पॉइंट से ये कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्टेड रे, हम उसको मान लीजिए फोकल पॉइंट मान लें। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही हो जाएगा। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी कितना होगा, डिस्टेंस x होगा। तो अगर हम इसके आधे डिस्टेंस की बात करें तो कितना होगा, x cos थीटा, और ये भी कितना होगा, x cos थीटा। तो ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो r इक्वल टू लिख सकते हैं 2x cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, 2x cos थीटा। तो r अपॉन 2 cos थीटा बराबर हो जाएगा x। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, फोकल पॉइंट निकालना है। तो ये पूरी वैल्यू कितनी है, r है, तो r माइनस x करेगा तो क्या आएगा, फोकल पॉइंट। तो f बराबर r माइनस x। तो r माइनस r अपॉन 2 cos थीटा बराबर फोकल लेंथ। ये मिला आपको फोकल लेंथ, किसके लिए, मार्जिनल रेज के लिए। बट अगर यही आपके पास पैरेक्सियल रेज रहेगा तो थीटा कितना रहेगा, 0 के आसपास। तो यहाँ लिख लेगा फॉर पैरेक्सियल रेज, ठीक है, थीटा अप्रोक्सीमेटली 0, तो cos थीटा इक्वल टू कितना 1। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर लिखता हूँ, f इक्वल टू r माइनस r/2। तो दिस इक्वल टू r/2 बराबर f। तो कहाँ पे मानते हैं पैरेक्सियल रेज के लिए फोकल पॉइंट, r/2 पे मानते हैं। बट मार्जिनल रेज के लिए ऐसा नहीं है। तो मार्जिनल रेज के लिए हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखिए, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 9। ठीक है, लिख, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। बच्चों ये आपको लगता होगा ये सभी बुक में छाप के रखा हुआ है, हम भी हर बार बकवास यही करते हैं कि यहाँ रहेगा तो यहाँ बनेगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, रियल बनेगा, क्या बनेगा। ये सब बकवास इसलिए की जाती है कि आप मैग्नीफिकेशन में मार खाते हैं। तो वहाँ पर -b/u लेना है कि प्लस में लेता है, तो -b/u वो इसलिए लेते हैं ताकि वो बता पाएँ कि वर्चुअल है कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, कहाँ पर है। वो वर्चुअल तो नहीं बताता मैग्नीफिकेशन, ये बताता है कि इरेक्ट है कि लोकेशन, एक्चुअल में ओरिएंटेशन बताता है मैग्नीफिकेशन। तो माइनस में लेते हैं तो बोलते हैं कि इन्वर्टेड है। तो माइनस में अगर हमको नहीं ले रहे हैं या फिर हमको समझ नहीं आ रहा है तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ पढ़ के रखे हुए होते हैं। तो
तो हमको पता होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इसके आसपास रहेगा तो इमेज किधर और कैसा बनेगा, तो हमको ओरिएंटेशन ऑलरेडी हमारे दिमाग में रहेगा, तो हमको ज़्यादा उलझने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी, हम एक माइक्रो सेकेंड में भी आंसर बोल पाएंगे। इसलिए ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये बोल देता है कि फोकल पॉइंट पे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे रियल भी बन सकता है, वर्चुअल भी बन सकता है, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, अगर आपका कनकेव मिरर है तो इन्वर्टेड बनेगा, कन्वेक्स मिरर है तो कहीं भी रखिए तो आपका इरेक्ट बनेगा, छोटा बनेगा, डिक्रीज बनेगा। ये सब कहानी आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे मुझे याद है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं कनकेव मिरर की, हम लोग बात करते हैं। तो कनकेव मिरर ऐसा हमने ले लिया है, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल पॉइंट है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। मैं क्लास में ना जो मिरर था ना तो ऐसा लिया हुआ था और हम लोग लेफ्ट से रेज इंसिडेंट करते थे, तो इस बार ऐसा लिया है ताकि आपको क्लियर चीजें रहें, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे ले लेता है फिर तुम साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज होता, बट साइन कन्वेंशन हमने जो बताया है वही रखना है कि ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द रे ऑप्टिक्स आर टेकन पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो जैसे रे इंसिडेंट हुई ना यहाँ पे, तो इंसिडेंट क्या हुई, रे हुई इंसिडेंट, तो ये पोल है, तो पोल से इसे मान ले कि ये तुम्हारा क्या है, यू है, तो यू को पोल से मेजर करेगा, इधर से नहीं मेजर करेगा, तो यू क्या हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि सर रेज आ रही है हमारे लेफ्ट में और हम मेजर किधर कर रहे हैं, राइट में, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट में जो पैरामीटर लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट में लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। लेकिन ये कहानी ऐसी है कि ओरिजिन कहां मानेंगे, पोल पे मानेंगे। आइए हमारे पास मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा, ये बकवास करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, नहीं देखना है स्किप कर लेना, ठीक। तो ऐसा क्या, और फिर मान लीजिए ये पोल से गया तो प्लेन मिरर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सी को थोड़ा इधर कर ले, ठीक है, तो प्लेन मिरर की तरफ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसा, तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, समझे, ऐसा। ये पहला हो गया। दूसरे की बात करते हैं, ये आपके पास मान लीजिए कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकल पॉइंट है, ये सी है, मान लीजिए सी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऐसे आया और फोकल पॉइंट से गया, ठीक है, और फिर ये ऐसे आया, तो फिर कैसे जाएगा, फिर फोकल पॉइंट से जाएगा, तो इमेज आपका वहीं पर बनेगा, समझे, जहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज आपको बनेगा, उतना ही बराबर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे पहली कहानी क्या हो गई कि इमेज जो बनेगा वो इमेज कैसा बनेगा, इससे बड़ा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बियॉन्ड द सी बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन होने के बाद ये सच में इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ पर जो इमेज है ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगा, जहाँ ऑब्जेक्ट है वही बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, वो दिख रहा है तुमको, ठीक है। अब थर्ड में हम लोग बात करते हैं कि सर ये आपके पास कनकेव मिरर है, ये ऐसा है, ये फोकल पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आपका बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऐसे आई है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर गई है, फिर ये इस पोल पे आया तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चला गया, तो ये सी मान लो। तो ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, वो यहाँ पर बन रहा है, तो आपके पास जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, बड़ा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, यहीं पर फोर्थ ले लेते हैं, हालांकि बहुत सारे हैं बट मेन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, ये फोकल पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से रेज ऐसे गई है, ये यहाँ से गई है, तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे हो जाएगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा, और ये रेज रियल में बने, रियल में है, और जाके अगर इंटरसेक्ट, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज ऐसे जाती हुई फील नहीं हो रही है, एक्चुअल में जा रही है, मतलब ये रेज जो है सच में इंटरसेक्ट करेंगे इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है। अब इन्वर्टेड बनेगा, ये कैसा बनेगा, वो मैग्निफिकेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए, तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि देख क्या था कहानी, कि अगर हम सी पर थे तो इमेज वहीं पर बना, अगर हम पीछे गए तो इमेज कहाँ आया, आगे आया, अगर हम आगे गए तो इमेज कहाँ गया, पीछे गया। तो इससे एक चीज और क्लियर हो जाती है, आइए दिखाते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक कनकेव मिरर है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये कहीं मान लीजिए इमेज है, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाएगा तो इमेज जाएगा इधर,
समझ गया? मतलब ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इमेज मूव होगा। समझे? क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना, बियॉन्ड सी रखे तो बिटवीन एफ और सी बना, अगर हम लोग बिटवीन सी और एफ रखे तो बना कहाँ, बियॉन्ड सी बना। तो अब क्या होगा कि ये अगर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अगर पीछे ले जाएगा तो इमेज इधर आएगा, अगर ऑब्जेक्ट को इधर लेके आ जाएगा तो इमेज पीछे भागेगा। तो जो इमेज का मोशन का डायरेक्शन रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव मिरर, वो रहेगा ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। समझे? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में एक पॉइंट और है नेक्स्ट वाला कि अगर मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट जो है ये आपका ऐसा कुछ है, ठीक है, ये आपका फोकल पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा हुआ, ये ऐसा है, ये इंसिडेंट हुआ, फिर ये फोकल पॉइंट से रिफ्लेक्शन होने के बाद गया है और ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसा कुछ गया है, ये तो फिर हम इसको ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो आपको ये ऐसा इमेज कहीं पर बनेगा, जो कि ये जो रेज हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट होती हुई फील हो रही है। इधर कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा, इंटरसेक्ट कहाँ होगा, पीछे होता हुआ फील होगा। तो ये जो इमेज बनेगा इरेक्ट बनेगा, बड़ा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। समझे? तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम कनकेव मिरर की बात करते हैं तो कनकेव मिरर में केवल एक ही पोजीशन पे आपका जो इमेज बनेगा इरेक्ट बनेगा। वो कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ फोकल पॉइंट एंड पोल के बीच में हो, जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट एंड और पोल के बीच में रहेगा तो आपको जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर 10th नंबर लेते हैं। ठीक, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर मान लीजिए आपके पास ऐसा है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हमने कहीं पर भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, तो ये ऐसे है, ये मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो ये नॉर्मल होगा तो ये रिफ्लेक्ट होगी ये ऐसे। ठीक है, और ये अगर ऐसा ये इस पोल से आएगा तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसको पीछे अगर बढ़ाएगा तो ये दोनों ऐसे मिलते हुए फील होंगे, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। ऑब्जेक्ट को चाहे कहाँ भी रखिए, इमेज जो बनेगा वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पे हम लोग रहते हैं, एनालिसिस ऑफ इमेज। ठीक है, एनालिसिस ऑफ इमेज की हम लोग बात करें तो क्या कहानी है इसमें, एक तो लोकेशन ऑफ इमेज पता करना होता है आपको, एंड दूसरा पता करना होता है नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, तीसरा आपके पास साइज ऑफ इमेज, एंड थर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये कौन बताता है, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f। और ये कौन बताता है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन को जनरली आप ले सकते हैं v/u का मॉड ले सकते हैं। अगर यहाँ पर m बराबर आप -v/u लिखते हैं, -v/u लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये माइनस ये बताता है कि इसका ओरिएंटेशन कैसा है, इन्वर्टेड है कि ऐसा इरेक्ट है, तो ये -v/u बताएगा। तो आपको वहाँ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैग्निफिकेशन आपने v/u लिखा है तो आप जितने भी फंडामेंटल लॉ पढ़े हैं कि कब इन्वर्टेड कब वर्चुअल बनेगा, तो उस हिसाब से आप देख के क्लियर कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या आएगा। तो आपको हर बार माइनस लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास जो मिरर फार्मूला है 12 नंबर देखें, तो अल्टरनेट फॉर्मेट ऑफ मिरर फार्मूला।
अल्टरनेट फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f इक्वल लिख सकते हैं uv अपान u प्लस u और v तो दोनों एक ही जैसा लगता है, u प्लस v, ठीक है। और v इक्वल टू लिख सकते हैं uf अपान u माइनस f, और u इक्वल टू लिख सकते हैं vs अपान v माइनस f। तो ये कहानी आप ध्यान रखिए। तो इसमें क्या होगा कि आप डायरेक्ट फार्मूले पुट करेंगे साइन कन्वेंशन के साथ, तो आपका टाइम सेविंग रहेगा, टाइम सेव होगा, ज़्यादा हमको कैलकुलेशन से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप, एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो क्या होता है, v बाई यू, मान लीजिए माइनस v आप ले रहे हैं तो v बाई यू लेना है आपको। तो यहाँ से v बाई यू है तो कितना हो जाएगा, ये माइनस f अपान यू माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैग्नीफिकेशन फिर से आपको लेना है तो v बाई यू हो जाएगा माइनस v माइनस एफ अपान एफ, एकदम सही है। तो ये ऐसा भी ले सकते हैं मैग्नीफिकेशन को, और मैग्नीफिकेशन को हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, हटाएं। चलिए ये देखते हैं, हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन की बात करें तो एक तो एनसीईआरटी में जो दिया है वो भी देख सकते हैं, हालांकि वो भी मैं बताया हूँ आपको। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ओरिजिन को क्या मान लीजिए, पोल को ओरिजिन मान लीजिए और राइट में प्लस लीजिए, लेफ्ट में माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस ले लीजिए, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बच्चों हमने क्या किया है, ऐसा लिख सकते हैं ऑल द पैरामीटर्स, ठीक है, टेकन पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। या फिर पहला ये हो गया, तो ये भी समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, तो ये आपके पास ओरिजिन है, या ओरिजिन का पोल है, यहाँ से रे इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्ट हुई, और ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का ये फोकल पॉइंट, ठीक। हम लोग जो भी मेजर करेंगे वो किधर से मेजर करेंगे, पोल से। तो ये डिस्टेंस कितनी है, एफ है, तो पोल से जा रहे हैं जब हम लोग तो किसके अपोजिट में जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट में जा रहे हैं, तो एफ क्या लेंगे यहाँ पे, नेगेटिव लेंगे। और अगर हमारे पास ये कितना है, ये यू है, तो हम मेजर कहाँ से करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से मेजर करेंगे तो पोल से जब जा रहे हैं मेजर करते हुए, तो हम किसके अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट हम जा रहे हैं इसके इंसिडेंट रे के, तो यू भी क्या लेंगे हम लोग यहाँ, नेगेटिव लेंगे, ठीक। दूसरी कहानी ऐसी है बच्चों जो हम लोग अभी और पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखना। दूसरी कहानी ऐसी है साइन कन्वेंशन की, ठीक है। साइन कन्वेंशन दूसरी कहानी ऐसी है, ये मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन के इधर पे हम लोग क्या लेते हैं, सारे पैरामीटर प्लस लेते हैं, इधर पे क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, इधर पे क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, इधर पे क्या लेते हैं, नेगेटिव। अब फिर हमको ध्यान में रखना है रे किधर से भी है, ठीक है। ये किधर से आ रही नहीं आ रही हमको मतलब नहीं है। अभी हमको क्या लेना है, ये एक्स के ये ओरिजिन के राइट में प्लस लेना है, ओरिजिन के लेफ्ट में माइनस लेना है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस लेना है। तो वही एग्जांपल को हम आइए दिखाते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा, ये आपके पास कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और रे यहाँ से इंसिडेंट हो रही है। तो ये क्या हुआ, ये फोकल पॉइंट है, ये रे रिफ्लेक्ट हो गई, ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट रहा होगा और यहाँ से डिस्टेंस हमने मान लिया कितना यू। तो ये क्या हो गया, आपका ओरिजिन हो गया। ओरिजिन के राइट में तो आपके पास फिर क्या लेना पड़ेगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना पड़ेगा और यू को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो ये दो तरह के साइन कन्वेंशन है, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन में दोनों साइन कन्वेंशन मत लगा देना कि यू निकालने के लिए ये वाला लगा दिया और v निकालने के लिए ऑल द पैरामीटर्स टेकन पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन में एक ही तरह का आप यूज कीजिए, जो आपको सिंपल लगता है वो कर लीजिए। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन कैसा है कि ओरिजिन के राइट में प्लस लेना है, तो ओरिजिन कहाँ मानना है, पोल पे मानना है, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन तब हम लोग यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेटा हुआ। ऑब्जेक्ट क्या हो, लेटा हुआ। कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो मान लीजिए आपके पास ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इसका वर्ड W है और फिर ये इमेज बनता है इसका और जो इसका वर्ड आपको आता है W डैश मान लीजिए आता है। तो ये इमेज कितनी है, ये डिस्टेंस कितना U है और ये डिस्टेंस कितनी है, V है। अब बच्चों यहाँ पर कहानी है कि जो W है ना बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू U एंड V, बहुत कम है। मतलब ये माइक्रोमीटर में होगा तो ये मीटर या सेंटीमीटर में होगा, तो हम लोग इसको नेग्लिजिबल मानते हैं।
खैर ये कर लेते हैं, उसके बाद में क्लियर करते हैं। तो इसका जो मैग्निफिकेशन होगा m लॉन्गिट्यूडनल, तो आप मिरर फार्मूले को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। मैं यहाँ ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। तो वी बाई यू क्या होता है, लेटरल मैग्निफिकेशन, और वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। मतलब जो ये होगा ये लेटरल के स्क्वायर के बराबर होगा। तो डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू जो होगा वो एम स्क्वायर होगा। तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू एम स्क्वायर डब्ल्यू, ये आपके पास क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक, अब इसमें एक और कहानी ये बनती है बच्चों, सर इसमें जब लेंथ बहुत बड़ा है, जैसे मान लीजिए एक मीटर की या 25 सेंटीमीटर की जो रॉड है वो 100 सेंटीमीटर दूर रखी है मिरर से, तो फिर लेटी हुई है, तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर क्या उसको इग्नोर करेंगे, नहीं इग्नोर करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये मिरर है, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर एक ऐसे रॉड लेटा हुआ है जिसका लेंथ मान लीजिए कितना L है। तो हम लोग फिर इसका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है, वो L डैश है। तो फिर हम लोग जब U और V का डिस्टेंस लेंगे ना, तो इस ऑब्जेक्ट या इमेज के टर्मिनल से लेंगे, तो हमारे पास फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाला U हो जाएगा, और ये डिस्टेंस भी हम लोग क्या ले लेंगे, ये हो जाएगा U प्लस L हो जाएगी। तो एक बार ये मान लीजिए अगर X पॉइंट है और ये क्या है, Y पॉइंट है, तो अब इस पॉइंट के लिए U ये माना है, तो इस पॉइंट के लिए हम लोग क्या मानेंगे, ये जो इसका ये आपका ये रहेगा वो कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, और फिर जो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना रहेगा, V प्लस L डैश हो जाएगा। तो आपके पास जो इमेज और ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो V निकलेगा इससे निकलेगा, मिरर फार्मूला लगाएंगे, और फिर ये वाले पॉइंट के लिए मिरर फार्मूला लगाएंगे, तो ये यहाँ पर U प्लस L, U की जगह यूज करेंगे, और V प्लस L डैश आपको फिर से वैल्यू आ जाएगी, या जो भी वैल्यू आ जाएगी, V डैश आप माने कोई नहीं। तो अगर फिर बोलेगा बताओ इसका लेंथ कितना हुआ, तो ये फिर आपका मान लीजिए V डैश है, ठीक है, ये कितना है V डैश, तो इसका विड्थ कितनी होगी, तो V डैश माइनस V करेगा तो विड्थ आ जाएगी। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है क्या कहानी है। सर यहाँ पर ऐसा है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के आसपास है, उसमें मतलब जोड़ा घटाया जा सकता है, मतलब काउंटेबल जोड़ना घटाना हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो क्या करें, तो क्या करेंगे, उसके दोनों टर्मिनल के लिए मिरर फार्मूला लगाएंगे, और हमने इसको U माना है तो फिर हमको V आएगा, तो V कहीं पे आएगा, फिर हमने इसको U डैश माना है तो फिर V डैश आएगा, तो फिर इसका विड्थ चाहिए तो V डैश माइनस V कर देना। समझे क्या, इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। की पॉइंट्स लेके ना से पढ़ रहे हैं इसलिए पॉइंट ले रहे, लिखिए ये IMP भी लिख लेना, वेरिएशन कर्व बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, वेरिएशन कर्व बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। कैसी कहानी है सर, हमारे पास एक तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो हमको ये मान लीजिए कुछ ऐसा प्लेन है, ये u है और ये क्या है, v, ये u है, ठीक, और ये क्या है, v, इसके बीच ग्राफ बनाना है, तो ये फार्मूला लेके हम कभी बना सकते नहीं हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा सर, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे तो इमेज कहाँ बनता था। अगर हम इसको बोल देते हैं कि फॉर कनकेव मिरर के लिए, ठीक, तो कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के लिए अलग होगा, इसलिए कनकेव मिरर लिखा है, तो कनकेव मिरर का अलग रहेगा, कन्वेक्स मिरर का अलग रहेगा। अगर आप इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपके पास अलग आएगा। तो हम लोग कौन सा ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं कि सर मान लीजिए ये आपके पास कनकेव मिरर है और ये इंसिडेंट रे ऐसे हो रही है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और इमेज U एंड V कहीं ना कहीं होगा। इस तरह से रेज अगर इंसिडेंट हो रही तो ग्राफ कैसा बनेगा वो हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर यही उल्टा कर देंगे तो कुछ और बनेगा, वो चेक करेंगे, ठीक। अगर रेज को तुम ऐसा लेगा तो अगर ऐसा लेगा तो ग्राफ तुम्हारा उल्टा हो जाएगा, वो हम दिखाएंगे बाद में, ठीक। फिलहाल हम इसके लिए बात करें। ये जो फॉर्मूला है 1/f = 1/u + 1/v, तो हमारे पास क्या है कि
हम इससे कुछ भी डिराइव करके ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, उस कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा जहां हम लोग ये बोलते थे कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा तो इमेज यहाँ बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर फोकल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो इमेज वहीं पर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकल पॉइंट पे रहेगा तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट पोल पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, ये देखेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास ये फोकल पॉइंट अगर होगा इसका, तो फोकल पॉइंट कहाँ होगा, निगेटिव में होगा। फोकल पॉइंट निगेटिव में है तो फोकल पॉइंट ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज है। तो अगर हम फोकल पॉइंट को -f बनाते हैं तो इमेज कहाँ है आपके पास, तो ये मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो ये -f है और ये भी क्या है, -f। ठीक, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं। तो अब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट u इज लेस देन f, मतलब फोकल पॉइंट के इधर है, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसा कुछ बनेगा। तुमको समझ आएगा कि नहीं? ठीक, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ये आपका हो गया फोकल पॉइंट, ऑब्जेक्ट कहां पे गया, इधर गया, तो कहां गया, बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल। तो फोकल पॉइंट पोल के बीच में गया तो आपको इमेज कहां बनी, यहां बनी, डायरेक्ट बनी। जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे तो हम पहुंच गए फोकल पॉइंट, तो इमेज कहां बन गई, इंफिनिटी। नहीं है क्या हुआ सर, जब आपके पास पोल पे थे तो आपको इमेज का साइज जो था वही 0 मिल रहा था। जैसे आप आगे बढ़े तो इमेज का साइज आपको ये मिल गया। आप आगे बढ़ेंगे तो इमेज का साइज आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। आप आगे बढ़ेंगे तो इमेज का साइज और बढ़ मिलेगा। अब आप फोकल पॉइंट पे जाएंगे तो इमेज कहाँ पे चला जाएगा, इंफिनिटी पे जाएगा। तो समझ आया, मतलब आपके पास अगर ये u छोटा सा था तो v मिला था, फिर u थोड़ा बढ़ाया तो v बढ़ा, u बढ़ाया तो v बढ़ा, फिर u को आपने क्या कर दिया, इस पे कर दिया फोकल पॉइंट पे, तो v कहाँ पे हो गया, इंफिनिटी पे, और हम लोग इसको ऐसे ही नीचे बढ़ा दिए। तो इस तरह से आपको एक ग्राफ मिला। अगर हम लोग इसको ऑब्जेक्ट को 2f पे रख देते हैं, -2f पे, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं -2, ठीक है। क्या तो इतना जानना है, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बकवास करने की जरूरत नहीं। हालांकि ये ग्राफ बनता है ऐसे आपको, ठीक है। ये आपका ये वाली लाइन हो गई और एक लाइन ये हो गई, तो फिर आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। तो देख क्या है, 2f है, तो 2f पे ऐसा मिलता है, लेकिन ये जरूरत नहीं है, इतना बना लिया बहुत है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको थोड़ा छोटा करके समझा ही देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। ये मिटाता हूँ फिर समझाता हूँ। ये है आपका पोल, ये है आपका -f, तो उतनी डिस्टेंस यहाँ पे ले लेते हैं, -f एंड -f। ये आपका u है और ये क्या है, v है। ये इसको हम लोग ऐसे ये लाइन बना देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो इमेज, ऑब्जेक्ट अगर फोकल पॉइंट पे रहेगा, ये u है, तो इमेज कहाँ में रहेगा, इंफिनिटी पे। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ऐसे फोकल पॉइंट पे ऐसे है, या फिर जैसे हम बात करें, ये बिल्कुल सही है कि ये अगर ये u है तो इमेज कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे। तो अगर u फोकल पॉइंट के बराबर है तो इमेज कहाँ बनेगा तुमको, इंफिनिटी, ठीक है। अगर तुम्हारे पास जो इमेज फोकल पॉइंट पे बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकल पॉइंट पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से देखते हैं कि सर ये -2f है, तो और ये भी कितना है, -2f है, तो इनको मिलाएं। तो अगर ये -2f है और ये भी -2f है, तो अगर ऑब्जेक्ट -2f पे है तो इमेज भी क्या बनेगा, -2f पे ही बनेगा, ठीक है। ओके, तो ये कुछ आपको ग्राफ ऐसा मिलता है। इसको ऐसा मिला लेंगे। अब ये क्या कहानी है वो समझते हैं। देख,
अगर तुमने u को कितना रखा है 2f, तो v भी कितना आएगा 2f ही आएगा। ठीक है, अगर तुम बियॉन्ड 2f जाएगा, बियॉन्ड कितना गया 2f जाएगा, तो जो इमेज रहेगा तुम्हारा कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f अगर जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा 2f पे बनेगा। ये देख, नहीं आया समझ? अगर तुम, अरे यार क्या है कहानी, समझ आ रहा है? फिर से समझाते हैं। सर हमारे पास क्या है, ये पोल है, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, और ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकल पॉइंट पे बनेगा। तो ये ऐसा हमने ग्राफ को बना दिया। ठीक, दूसरी कहानी सर, अगर हम -2f पे रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनेगा, -2f पे बनेगा। अगर हम बियॉन्ड 2f जाते हैं, जो बियॉन्ड 2f जाते हैं, तो जो इमेज बनेगा आपको कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f जाएंगे तो इमेज बनेगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट। तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के आसपास बन रहा है, वही कहानी यहाँ भी है। तो इस तरह से हम लोग ऐसा बना देते हैं। ठीक, तो ये किसके लिए था, ये इसके लिए था, ये ऐसा है। अगर इसको पलट देगा तो इस ग्राफ का मिरर इमेज हो जाएगा, मतलब ये वाली कहानी ऐसे पलट जाएगी और ये जाके उधर चला जाएगा। खैर आइए हम बात करते हैं, तो इसकी बात हम अगर नहीं करते हैं, अभी ये हो गया आपको क्लियर। ठीक है, अब ग्राफ समझ में नहीं आया ना तो उसको ध्यान रखो कम से कम। ठीक, अब हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो कन्वेक्स मिरर में भी वही कहानी है। तो कन्वेक्स मिरर में ये पलट जाता है। ठीक, तो ये आपको, ये कहाँ है, F है, तो यहां भी आपके पास F होगा। तो ये लाइन को ऐसे बढ़ा लीजिए, तो आपके पास एक ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, और दूसरा ग्राफ कैसा बनेगा आपके पास, ये 2f वाला बनेगा, 2f एंड 2f, ये प्लस में है तो कुछ ऐसा बनेगा, और ये उसी फोकल लेंथ से ऐसे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो क्या हो गया, जो ग्राफ कनकेव मिरर के लिए था उसका उल्टा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में इंसिडेंट रे कैसे हो रही होगी, ऐसे हो रही है। अगर ये उल्टा होगा तो कनकेव का हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा छोटा छोटा बना के क्लियर करते हैं। तुमको कैसे ये ग्राफ बना है ये क्लियर हो गया है। अब इसके थोड़े से व्यू करा देते हैं। ये V है और ये U है और ये F है और ये क्या है, ये V है, ये U है, ये आपके पास कितना है F माइनस में और ये आपके पास कितना है -2F और -2F। ठीक, अब क्या है हमारे पास एक ग्राफ, इसको लाइन को ऐसे बढ़ा लो ताकि मैं इन्फिनिटी दिखा पाए। ठीक है, तो एक ग्राफ बना कैसे, ये ऐसे बना और इसको इधर भी बढ़ा लो, तो ये जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये ओरिजिन है, ये पोल है और ये 2F। ये किसके लिए बना है सर, ये इसके लिए। ठीक, और ये उसके लिए भी बनेगा। अब ये ग्राफ जो है ना, एक ही ग्राफ से हम लोग समझते हैं। ग्राफ क्या हुआ सर, हमारे पास ये जो रेज इंसिडेंट हुई है इस तरह से, अगर लेफ्ट से इंसिडेंट होगी तो ऐसा बनेगा, अगर राइट से इंसिडेंट होगी तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा और ये जाके कहीं यहां बैठेगा। यही अगर हम लोग इमेज हमारे पास अगर ये इस तरह से कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। एक्चुअल में बोर्ड ही इतना छोटा है ना तो बराबर चीजें हो नहीं रही। ठीक है, तो ये कैसा है, V है। तो यहाँ पर अब हम कन्वेक्स की बात करते हैं ना, तो कन्वेक्स में रेज कैसे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे इंसिडेंट हो रही है। जो फोकल पॉइंट होगा वो कैसा लेंगे, प्लस लेंगे। तो मान लीजिए F और F कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये F हो गया, ये F हो गया। इस रेज को ऐसे बढ़ा लीजिए, इसको भी ऐसे बढ़ा लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा दोनों तरफ बढ़ा लो, चलो ये ऐसा है और ये ऐसे। ठीक, तो अब ये जो ये पोल है तो ये वाली रे ऐसे आएगी और ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ सर कि जब हम फोकल पॉइंट पर है
तो हमारा जो u है वो कहाँ पर है, फोकल पॉइंट पर है, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा सर, इमेज बनेगा हमको इंफिनिटी पे बनेगा। या फिर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है अगर वो इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकल पॉइंट पे बनेगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ फिर से क्लियर कर देते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, फोकल पॉइंट पे है, तो इमेज कहाँ पे बना सर हमको, इंफिनिटी पे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है सर तो इमेज कहाँ पे बना, पोल पे। यही है ना, ये v है तो ये कहाँ है, इंफिनिटी पे u है। अगर ये u है तो इंफिनिटी पे क्या है, v है। तो ये वाला ग्राफ हमको क्लियर हो गया है। तो ये किसके लिए, कन्वेक्स के लिए। लेकिन रेज कैसी इंसिडेंट हो रही होगी, रेज जैसे हम लोग नॉर्मल पढ़ते आए हैं, ये लेफ्ट से इंसिडेंट हो रही है। अब फिर हम लोग क्या करें, 2f पे रखें। अगर तो ये मान लीजिए 2f है प्लस 2f और ये भी 2f है, तो ये 2f ऑब्जेक्ट है या 2f इमेज है। तो फिर ये जो हमारे पास रेज ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इसकी कहानी क्या है सर, अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा, 2f पे ही बनेगा। तो वही एक बन गया। फिर जैसे जैसे आप जो इमेज लेके जाएंगे, जो आप और चीज क्लियर करते हैं, एक आपका जो ये जो डिस्टेंस है ना, एकदम क्लियर करते हैं। ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये 2f है। तो आपके पास जो इमेज भी कितना बना, 2f पे बना, बिल्कुल यहीं पे बन गया। ऑब्जेक्ट अगर 2f पे है, अब अगर ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड होगा, मतलब c के बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो जो इमेज बनता है c और f के बीच में बनता है। तो जो इमेज डिस्टेंस अब आ रही है तुमको, तो अगर ऑब्जेक्ट मान ले तेरा यहाँ पे है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहाँ हुआ, 2f से कम हो गया ना। तो फिर आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा। उसका उल्टा ही वैसे होगा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f, तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है u लेस देन f के लिए है। समझ बात को, ये वाला ग्राफ किसके लिए, u लेस देन f के लिए है, और ये u ग्रेटर देन f के लिए है। तो u लेस देन f कैसा होगा कि सर अगर f पे रहेगा तो इंफिनिटी पे बनेगा, और अगर f से कम रहेगा तो ऐसा वैरी होगा। अब जब 2f पे रहेगा तो क्या होगा, वहीं पे बनेगा। 2f से ज्यादा होगा तो ऐसा बनेगा, 2f से कम होगा तो ऐसा बनेगा। तो आई होप आपको क्लियर है। लेकिन ये ग्राफ उल्टे हो जाएंगे अगर हम लोग इसको ऐसे लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको ऐसा रख दिया है, ये ऐसे रे इंसिडेंट हो रही है। जब रे ऐसे इंसिडेंट होगी तो फिर क्या होगा, ये वाला नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर से घूम जाएगा। क्यों, क्योंकि सर ये साइन कन्वेंशन की वजह से हो रहा है। तो अगर तुम लेफ्ट से लेगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, अगर राइट से इंसिडेंट लेगा तो ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। समझे, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, लिखिए इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर ऑन इमेज। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट और मिरर मूव होता है तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा ये देख लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर कहीं मान लीजिए इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास ऐसा VOY है तो ये भी ऐसा जाएगा, VIY जाएगा। तो ये मान लीजिए आपके पास V है और ये कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, VIY बराबर M इंटू VIX। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएंगे तो नीचे ही जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसका स्पीड रहा होगा v, ठीक है, ऐसा। तो इधर पे एक कंपोनेंट आएगा, कैसा आएगा, Vx आएगा। अब समझो बात को कि हम जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस डायरेक्शन में लेके जाते थे, आपका इमेज उसके अपोजिट में मूव होता था। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो y तो सेम है, तो आपके पास जो इमेज है, इमेज ऐसे जाएगा ना, इमेज ऐसे जाएगा, ये माइनस में है, तो VIY होगा। क्यों, क्योंकि अगर रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। अगर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी।
तो आपके पास अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी ऐसा है, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर है तो ये कैसे जाएगा नीचे। अब आपके पास जो वी आई वाई होगा वो m इंटू वी आई एक्स होगा, डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा, अगर ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। अगर ये वी एक्स है तो इसका वी आई एक्स इधर आएगा, तो जब इधर आएगा तो आपके पास वी आई एक्स जो रहेगा वो होगा एम स्क्वायर वी ओ एक्स रहेगा। तो वी आई एक्स इधर हो गया तो फिर डायरेक्शन वी इमेज इधर रहेगा, तो वी ऑब्जेक्ट इधर है। तो आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं ध्यान रखने के लिए। आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कहां से आता है, एक तो काम करो, लिखो 15 नंबर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास ये कॉन्केव मिरर है और यहाँ से एक डिश है, मान लीजिए क्या है, ऑप्टिकल डिश मान लीजिए, ठीक है। कुछ भी आपका ऑप्टिकल डिश या कुछ भी ऑप्टिकल सोर्स, तो ये बहुत दूर है तो हम लोग इसको पोल से रिफ्लेक्शन मानेंगे कि पोल से ये ऐसे रेज आ रही है और फिर ये रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, ठीक। तो हमारे पास एंगल ये कितना बना, थीटा बना, और जो इमेज बनेगा वो आपको कहाँ पे बनेगा, इसका इमेज फोकल पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। तो इसका डायमीटर मान लीजिए कितना है, डी डैश हो गया, तो ये हो गया आर्क अपॉन रेडियस बराबर थीटा, तो एफ डी डैश अपॉन एफ, तो डी डैश बराबर कितना हो जाएगा, एफ इंटू थीटा। तो फोकल लेंथ इंटू एंगल सबटेंडेड बाय द ऑप्टिकल डिश एट द पोल ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो हर बार अगर ये ऐसा जरूरी है, मतलब अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं भी है तो भी क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा और ये आपको इमेज ऐसा बनेगा। तो जो ये एंगल है थीटा वो बहुत कम है, तो बहुत कम है, तो चाहे ये यहाँ पे रहे चाहे यहाँ पे रहे, हर बार एफ थीटा ही हमको लिखना है, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो। आपके पास अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज आप बना रहे हैं तो जो इसका डायमीटर या अपर्चर कभी भी पूछता है तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एफ थीटा लिखेंगे। तो ये ध्यान रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक कनकेव मिरर रखा हुआ है और ये कन्वेक्स मिरर है, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक अच्छा एप्लीकेशन है, क्वेश्चन भी अच्छा है। ये मान लीजिए एफ बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर और एफ बराबर 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक। क्या कहानी बच्चों कि हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं कि जो रे इंसिडेंट है उसके डायरेक्शन में हम सारे पैरामीटर पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पर रे इंसिडेंट क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देना मुश्किल होगा। तो हम लोग साइन कन्वेंशन कौन सा यूज करते हैं, हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं किसका, कि भाई हम लोग जहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट पे पॉजिटिव ले लेंगे, लेफ्ट में निगेटिव ले लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पे, कहाँ रखा है, 25 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो यहाँ से रेज आएगी और फिर ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुंची, ठीक। रिफ्लेक्ट होके जब यहाँ पहुंची तो ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और ये पहुंचा यहाँ। ये जो है इस मिरर के लिए ये मान लीजिए M1 है और ये क्या है, M2। क्वेश्चन ये है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, ठीक। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इसमें मिरर फार्मूला लगा लो, तो यहाँ से V निकाल लो, तो V बराबर कितना, U F माइनस U माइनस F। अब यहाँ पर क्या है कि रे इधर भी इंसिडेंट हो रही, इधर भी इंसिडेंट हो रही है, तो रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव पैरामीटर वाला जो कंसेप्ट है वो उसको नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर लेना चाहिए कि ओरिजिन के राइट में सब प्लस ले लो, तो ओरिजिन के राइट में इसका भी प्लस, इसका फोकल लेंथ प्लस, तो F1 F2 दोनों क्या होगा, प्लस हो गया, U भी प्लस ले लो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, V बराबर 20 इंटू ये लिख ले, V बराबर 20 इंटू 25 अपॉन 25 माइनस 20, तो हो जाएगा 20 इंटू 25 अपॉन 5 जा, तो V बराबर कितना आ गया, 100। तो जो V मिला तुमको कहाँ मिला, ये 100 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर इधर से मिला, ठीक।
तो ये हो गया आपका इधर। अब जो ये इसका जो इमेज है वो इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से डिस्टेंस काउंट करेगा, तो यहाँ से डिस्टेंस काउंट करेगा तो फिर प्लस ले लेगा, तो फिर क्या हो जाएगा v, तो v निकालना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा uf अपान u माइनस f। तो v बराबर कितना है, u कितना है 50, f कितना है 30 और अपान 50 माइनस 30 सब प्लस लेना है। क्यों सर, क्योंकि ओरिजिन के राइट में प्लस ही लेना है ना। तो फिर v बराबर कितना हो जाएगा 50 इंटू 30 और अपान 20, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 150 अपान 2 बोले तो 75 सेंटीमीटर यहाँ से। तो इमेज कहाँ बना, 75 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बना। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऐसे हैंडल करेंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ इमेज बनेगा तो फिर इधर तो कॉलेज है तो ये ऑब्जेक्ट कैसे करेगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, समझे। तो ये ध्यान देना। तो दोनों में क्या किया है, क्वेश्चन देख के डर लग रहा है लेकिन किया क्या है, दोनों में मिरर फार्मूला यूज किया है, बस साइन कन्वेंशन का हमने ध्यान रखा है। क्योंकि सर यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे साइन कन्वेंशन लेने के लिए। तो हम साइन कन्वेंशन कौन सा ले रहे हैं कि ओरिजिन के राइट में सब प्लस, ठीक। तो मुझे अभी रिफ्लेक्शन जो था मैंने कैसे भी करके खींच खाच के आपको पढ़ा दिया है अच्छे से। क्वेश्चन मैं नहीं करा पाया हूं क्योंकि बहुत सारा इसमें मटेरियल है पढ़ाने के लिए, तो हमने लगभग हो गया है, ये लगभग खत्म हो गया है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग कल रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो रिफ्लेक्शन के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। आज शाम को आपको डीपीपी आपके ग्रुप पे मिल जाएगा रिफ्लेक्शन का, तो डीपीपी सॉल्व कीजिए। मुझे ग्रुप पे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जो भी आपको डाउट है तो मुझे फोटो खींच के भेज दीजिए या मुझे फोन कर लीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है। बहुत स्पीड गया है, थोड़ी आवाज को प्रॉब्लम होगा, बट धीरे धीरे आप ऐसे करके उसको पढ़िए अच्छे से। सारा लेक्चर पूरा देखिए, एकदम बोर जैसा है, बोर तो हुआ है बिल्कुल, हंसी मजाक तो नहीं कर सकते ना अभी, तो बोर हुआ है लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए आपको बैठ के सुकून से लिखते रहिए। जो जो पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है स्किप कर जाइए, जो हमने नए बताया जैसे ग्राफ वाला हमने नया बताया तो उसको थोड़ा सा आप लिखिए, थोड़ा समझिए। जो हमने आपको बताया कि ये मिरर इमेज हो जाएगा, कन्वेक्स के लिए ऐसा है तो कनकेव के लिए मिरर इमेज हो जाएगा, या फिर रेज अगर हम लेफ्ट से लेते हैं तो ऐसा रहेगा, राइट में तो मिरर इमेज हो जाएगा। तो उसको तुम सोचो कि सर अगर f पे रहेगा तो इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा तो f पे बनेगा, 2f पे रहेगा तो 2f पे बनेगा, 2f से कम में रहेगा तो 2f से ज्यादा पे बनेगा, 2f से ज्यादा पे रहेगा 2f से कम पे बनेगा, तो फिर ग्राफ से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर ग्राफ और एक चीज और क्लियर कर देता हूँ।